हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहले विजयदशमी की शुभकामनाएं। पूरा देश त्योहारों के रंग में रंगा है। आज पूरे देश में दशहरा यानी विजयदशमी की धूम है। देश भर में रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं। आपको तस्वीरों में 4 शहर की विजयदशमी के मौके पर चल रही तस्वीरें दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान में रावण दहन की तैयारी चल रही है। दूसरी तस्वीर में लखनऊ से रावण दहन की तैयारी की तस्वीरें आ रही हैं। तीसरी तस्वीर में पुणे में महालक्ष्मी मंदिर में सोने की साड़ी पहनाकर विजयदशमी को एक खास अंदाज में मनाया जा रहा है। चौथी तस्वीर में आप मैसूर में विजयदशमी की तैयारियों को देख रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं देश के उन 2 शहरों की तस्वीरें जहां का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है और यहां देश विदेश से लाखों लोग पहुंचते हैं। पहली तस्वीर है मैसूर की, जहां के दशहरा की भव्यता देखते ही बनती है। ऐसा माना जाता है कि मैसूर का नाम महिषासुर के नाम पर रखा गया है। इस दिन मैसूर महल को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। यहाँ इस अंदाज में विजयदशमी मनाने की परंपरा करीब 600 साल पुरानी बताई जाती है। दूसरी ओर देवभूमि के नाम से विख्यात कुल्लू की तस्वीरें हैं। कुल्लू दशहरा को अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल घोषित किया गया है। यहाँ बड़ी तादाद में टूरिस्ट दशहरा के मेला देखने के लिए आते हैं। यहाँ दशहरा का त्यौहार मनाने की परंपरा 17वीं शताब्दी से चली आ रही है। साल 1650 में भगवान रघुनाथ की मूर्ति को अयोध्या से लाया गया था और तब से कुल्लू में दशहरा इस अंदाज में मनाया जा रहा है। यहाँ दशहरे के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी रंगत थोड़ी फीकी है। पीएम मोदी ने विजयदशमी के मौके पर देश को 7 नई डिफेंस कंपनियां समर्पित की हैं। ये कंपनियां 47 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को मिलाकर बनाई गई हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नई कंपनियां जल्द ही ग्लोबल पहचान बना लेंगी। न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विजयदशमी के पावन पर्व के मौके पर दिल्ली में डीआरडीओ परिसर में शस्त्र पूजा की। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने में रक्षा निर्माण एक प्रमुख क्षेत्र है। देश अपनी पूरी क्षमता के साथ रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में सामने आने को तैयार है। त्योहारों के सीजन में एक और अच्छी खबर है। देश भर में कोरोना के नए मामलों की संख्या घटकर 17,000 से भी कम हो गई है। पिछले 116 दिनों में ये सबसे कम मामले हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3.5 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 4.5 लाख लोगों की मौत हुई है। नए मामलों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 21 दिनों से 30,000 से भी कम मामले आ रहे हैं। नए मामले कम होने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1.5% के नीचे आ चुकी है। आपको बता दें कि देश भर में अब तक कुल 97 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। त्योहारों के सीजन में लोगों को खाने के तेलों की महंगाई से राहत मिल सकती है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर दी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताएं क्या खबर है?
जी बिल्कुल, त्योहारों से पहले सरकार की कोशिश यह है कि खाद्य तेल की जो कीमत है वो बाजार में कम हो, लोगों को इसका राहत मिले। और जो पिछले एक साल से लगातार ट्रेंड चला रहा है कि खाद्य तेल की कीमतें काफी ऊपर हैं, तो लोगों को उससे कुछ हद तक राहत मिले। इसी के चलते जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उसने 8 बड़े राज्यों को, ये वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उन राज्यों को चिट्ठी लिखी है और इस बात की सिफारिश करी है कि जो आयात शुल्क में कटौती करी है केंद्र सरकार ने, इसका फायदा वो लोगों तक पहुंचाए। तो ये जो बड़े राज्य हैं इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके साथ ही गुजरात जैसे जो बड़े राज्य हैं, ऐसे 8 राज्यों को चिट्ठी लिख करके इस बात की सिफारिश की है कि आप आयात शुल्क में कटौती का फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि हाल में केंद्र सरकार ने जो क्रूड पाम ऑयल है या सोयाबीन ऑयल है, इस पे आयात शुल्क को 2.5% जो अभी चल रहा था उसको घटा करके 0 पर ला दिया है, 0% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी है। और ये जो नियम है ये 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक लागू रहेगा। तो ये सरकार को लगता है कि इस कदम से लोगों को हर तेल की 1 लीटर तेल की कीमत में 15 से 20 रुपए का फायदा मिलेगा, इतना उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन एक पेंच ये भी है कि ये कोई पहला कदम नहीं है केंद्र सरकार का जिसमें खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए प्रयास किया गया हो। इसके पहले भी सरकार ने कई कोशिशें की हैं अलग अलग रूप में, लेकिन उसका बहुत बड़ा फायदा लोगों को नहीं मिला है। ऐसे में त्योहारी सीजन में सरकार ये जरूर कह सकती है कि त्योहारी सीजन में लोगों को फायदा देने के लिए एक कदम और उठाया गया है, लोगों को और सहूलियत देने की कोशिश की गई है। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कितना फायदा लोगों को मिलेगा इसको देखने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिख करके आयात शुल्क में कटौती का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए सिफारिश जरूर की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका। मोदी सरकार का रेलवे और टेलीकॉम सेक्टर पर फोकस काफ़ी है। हाल के दिनों में सरकार ने रिफॉर्म के जरिए टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने की कोशिश की, साथ ही रेलवे को रफ्तार देने के लिए भी लगातार कोशिशें जारी हैं। इन दोनों सेक्टर को लेकर सरकार के क्या प्लान हैं, इस पर हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने रेलवे और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव से करी खास बातचीत। आइए सुनते हैं। सर, एक ऐसे लम्हे का जिक्र करना चाहूंगा कि जब हमने देखा कि आपकी आंखों में भी नमी थी, आपके माता पिता की आंखों में भी नमी थी, 3 महीने मंत्रालय पद मिलने के बाद आप घर पहुंचे थे, बड़ा भावुक पल था। आप किस तरीके से इसको बयां करना चाहेंगे? गत 7 जुलाई को जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी दी, उस वक्त पिताजी ने फ़ोन करके बोला कि बेटा देखो ऐसी जिम्मेदारी दी है, पूरे 24 के 24 घंटे देश के लिए समर्पित कर दो और कोई ये स्वागत सभाएं ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अच्छा काम करो तभी आना। तो अभी हाल ही में टेलीकॉम में कुछ अच्छे काम हुए और रेलवे में भी वंदे भारत का प्रोडक्शन एक लाइन पे आया है। तो फिर मैंने कुछ करा, पहले कुछ परफॉर्मेंस के बाद में फिर लगा कि अब मुलाकात कर लेनी चाहिए, जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब चूंकि आपने जिक्र किया सर दूरसंचार का, रेलवे का, तो शुरुआत दूरसंचार से ही करते हैं। बिग बैंग रिफॉर्म जो सरकार का है, जो मोदी सरकार का विजन है, वो आपने अनाउंस किया, वो आपने कैबिनेट के फैसले के बाद अनाउंस किया। इसके आगे की समझना चाहता हूं कि क्या रोड मैप सरकार देख रही है, क्योंकि ये सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर बहुत स्ट्रेस्ड है, फाइनेंशियली काफ़ी उसमें कंपनियां दिक्कतों में हैं। ये रिफॉर्म्स कितना मददगार होंगे और सरकार किस तरीके से इसको प्लान आउट कर रही है? बहुत क्लियर थिंकिंग है। जब तक टेलीकॉम एकदम गरीब से गरीब, शोषित, अवहेलित आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंचेगा, तब तक उस क्षेत्र के बीच में और शहर के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है वो डिवाइड कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि टेलीकॉम सेक्टर एकदम स्ट्रांग रहे और उसकी स्ट्रेंथ इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ हो। इंडस्ट्री अगर स्ट्रांग रहेगी तो हर क्षेत्र में वो पहुंच सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम वो सब काम करें जिससे इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ मिले। और आज टेलीकॉम में एक पब्लिक एलिमेंट का पब्लिक गुड का एक एलिमेंट भी हमने समझा है। कोविड के समय आपने देखा जिस तरह से टेलीकॉम पे निर्भरता हमारी रही, और ये मोदी जी का विजन था, डिजिटल इंडिया का विजन, इन्होंने शुरू से आते ही इसको संस्थागत तरीके से सुधारना चालू किया। तभी हम कोविड के समय में इतना संभाल पाए देश को। तो अब उसी दिशा में ही हम सोचते आए, उसी दिशा में सोचेंगे। ये इसमें जो कंपनियां
क्षेत्र में हैं, आप जाहिर है उसको जानते हैं कि कितना उन पर फाइनेंशियल स्ट्रेस है। एजीआर का मसला इस वक्त सबसे बड़ा पेचीदा मसला बना हुआ है, उसको लेकर के भी बीच का रास्ता निकाला हुआ था। क्या मत है सरकार की, राय क्या है कि भविष्य में कहीं मोनोपोली जैसी स्थिति ना बन पाए, कंपटीशन बरकरार रहे, उसको लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? किसी भी इंडस्ट्री में हेल्दी कंपटीशन रहना ज़रूरी है। हेल्दी कंपटीशन रहता है तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, कस्टमर को किस तरह से लॉयल बनाना, किस तरह से नई फैसिलिटीज़ कम से कम कॉस्ट पे लाना, तो हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है। अगर स्पेसिफिक्स की बात करूं, जो वोडाफोन की जो इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आने वाले समय में वो से उबर पाएगी, या सरकार चाहेगी कि अगर वो नहीं उबरती है तो कम से कम सरकार प्रोएक्टिव रोल लेकर के आगे जाएगी और उसमें अपने लिए कुछ इक्विटी शेयर या किसी भी रूप में अपने आप को देखती है कि जहां पर वो अपना रोल प्ले कर सकती है? हाल ही में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उन रिफॉर्म्स से हर पूरे के पूरे सेक्टर को फ़ायदा होगा, पूरे सेक्टर को सुविधा मिलेगी, और मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी ऐसी परिस्थिति में नहीं आएगी कि उसमें गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़े। 5G टेक्नोलॉजी पर लगातार पुश कर रहे हैं, मैं आपके कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ और आप ये बात लगातार कहते आ रहे हैं कि 5G जो है वो गेम चेंजर होने वाला है। 5G को लेकर के क्या आपने रोड मैप सेट किया, कब आप उसके स्पेक्ट्रम के एलोकेशन की तरफ आप बढ़ेंगे, और 5G का जो रोल आउट आप करना चाहते हैं उसमें कुछ नया कदम भी शामिल करेंगे क्या आप? दो बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात कि भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी, भारत में विकसित की हुई टेक्नोलॉजी दुनिया भर में जानी चाहिए, 4G 5G दोनों में। और ये मौका है क्योंकि हमारे ही तो देश की ब्रेन्स दुनिया भर के लिए डेवलपमेंट करती है, दुनिया भर के लिए डिज़ाइन करती है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा कि भारत की बनी हुई 4G और 5G टेक्नोलॉजी दुनिया भर में कम्पीट करेगी। पहला। दूसरा, साधारण नागरिकों की तरफ अगर हम देखें, 5G से जो बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी, बेटर बैंडविड्थ मिलेगी, बेटर डेटा की स्पीड मिलेगी, उससे जो आज शिक्षा, सारी फैसिलिटीज़ जो मोबाइल फ़ोन पे आती है हमारे, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो। तो उसके रोल आउट कभी प्रॉपरली आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट? बिल्कुल, जितनी शीघ्र, जितना जल्दी हो। इसके अलावा BSNL और MTNL को लेकर के भी सरकार उसका सॉल्यूशन क्या देख रही है? मैं सीधे तौर पे BSNL MTNL का बहुत स्ट्रैटेजिक रोल है। किसी भी सेक्टर में जहाँ पे कम्युनिकेशन जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में PSU का होना ज़रूरी है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हाल ही में बहुत अच्छे फैसले किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अभी और भी सबसे पहली बात तो BSNL का 4G का रोल आउट चालू हो जाएगा बहुत जल्दी। BSNL का 4G का रोल आउट होने से ही अपने आप में एक नई ऊर्जा रहेगी। उसके अलावा भी जो कुछ भी उनके स्पेक्ट्रम के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ज़रूरत होगा वो देश में करेंगे। सर, आपके कंधों पर पोस्टल डिपार्टमेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी है, लेकिन इस डिपार्टमेंट की खासियत बड़ी यही है कि ये रूरल कनेक्ट इसका काफ़ी बेहतर है, इसका जो नेटवर्किंग रूरल एरिया में काफ़ी बेहतर है। इस पूरी जो इसकी ताकत है विभाग की, इसको आप कैसे और इस्तेमाल करना चाहेंगे, चाहे वो लॉजिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव में हो या सरकार की योजनाओं को लेकर के आगे जाना हो, क्या किस तरीके का विजन है आपका? देश भर में करीब 1.5 लाख गांवों में पोस्टल डिपार्टमेंट की प्रेजेंस है जी, और जिम्मेदार प्रेजेंस है, जिसके ऊपर 100 साल से अधिक का एक इतिहास है, ट्रस्ट है। तो प्रधानमंत्री जी ने गत कुछ वर्षों में पोस्टल डिपार्टमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको सबको पता ही है, पेमेंट बैंक की सुविधा की। पेमेंट बैंक का स्ट्रक्चर लाए। पेमेंट बैंक के स्ट्रक्चर से क्या हुआ कि गांव के साधारण से साधारण परिवार के पास भी बैंक पहुंच गया आपके द्वार। मैं अभी 1.5 महीने पहले कई क्षेत्रों के, बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों से मैंने बात की फ़ोन पे, तो लोगों ने बताया कि भाई पहले हमको सैलरी निकालने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब ये सुविधा मोदी जी ने हमारे घर तक पहुंचा दी। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। और उसी को आप चाहेंगे कि जो इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये कि जेम और पोस्ट ऑफिस, ये दोनों फैसिलिटी जो गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है, ये दोनों जुड़ जाए तो कितने ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रोडक्शन होता है, जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, उन सबको एक नया मार्केट मिल सकता है। फिर सरकार की जितनी भी DBT की फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उन सबको किस तरह से एकदम सरल तरीके से गांव तक, घर तक पहुंचा सकें, ये सब पेमेंट बैंक की
के जरिए से संभव है। इसी में सर क्या आप आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ है वो लॉजिस्टिक यानी कि ई कॉमर्स प्लेयर्स भी इसका फायदा ले सकते हैं और इसमें विन विन सिचुएशन सरकार अपने लिए भी तलाशेगी? एक सुविधा है, जो भी उसका उपयोग करना चाहे, मैं करूं, आप करें, कोई भी करे। बिल्कुल। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हम उस मंत्रालय की बात करेंगे, रेल मंत्रालय के, जिसमें रोजाना हजारों लाखों लोग सफर करते हैं। इस मंत्रालय में आप एक कदम उठाइए, उससे लोगों को जो फर्क पड़ता है, उनके कंफर्ट लेवल आप बात कर ले, उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात कर ले, उसमें जबरदस्त फर्क पड़ता है। पीछे के उठाए गए कदमों को बार बार बताया गया, लेकिन अब और इसको और विजन किस तरीके से रहेगा और बेहतर आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली आप भी कई बार प्रोग्रामों में ये बात आपने कही है कि जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है उसका बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे? प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक संकल्प हम सबके सामने रखा है। 15 अगस्त 2023 से पहले देश के कोने कोने में 75 वंदे भारत देश के कोने कोने को जोड़ेगी। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प, रेल परिवार पूरी तरह से उसको सिद्ध करने के लिए जुटा हुआ है। और नए वर्जन की वंदे भारत, जिसमें बेटर फैसिलिटी है, बेटर राइड क्वालिटी है, जो पहले वर्जन से सीखे, वो सब उसका डिज़ाइन, उसका प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू हो गई है। और पूरा विश्वास है कि 2023 के 15 अगस्त से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम पूरा करेंगे। इसमें क्या टेंडरिंग प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं? क्या प्लेयर्स ने अपनी दिलचस्पी जताई है? बिल्कुल हो चुका है, टेंडर हो चुका है। एक दूसरा टेंडर चल रहा है अभी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है और हमारे रेल परिवार के कर्मचारी इसका निर्माण कर रहे हैं, तो उसकी भी हमें खुशी है। एक बड़ी बात रेलवे में लेकर के ये है कि जो उसका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की लगातार बात कही जा रही है कि कई विभागों को एक विभाग में शामिल करना, कई डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना, इस तरीके का जो प्रपोजल है उसको किस तरीके से मंत्रालय देख रहा है और उस पर किस तरीके का एक्शन अभी तक आपकी तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है? रेलवे का जो बहुत पुराना इतिहास है, इस इतिहास में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? रेलवे का एक ऑफिसर, अगर आप 20-25 साल के एक्सपीरियंस का ऑफिसर लेते हो तो उसका डोमेन नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है, टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि एक ही फील्ड को मजबूती से हर तरह के हर क्षेत्र में जाके दुनिया की कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ को देख के सीखा हुआ होता है। हमें उस स्ट्रेंथ को उजागर करना है। हमें उस स्ट्रेंथ में किस तरह से बिना साइलो के, जैसा कि हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र को आगे रखते हुए, कस्टमर्स जो हमारे यूजर्स है रेलवे के, उनको आगे रखते हुए, एक आम नागरिक जो बिल्कुल साधारण से साधारण नागरिक है, उसके एक्सपीरियंस को सुधारते हुए उन सब स्ट्रेंथ्स को लेके उजागर करना है। मेरे ख्याल से रियल रीस्ट्रक्चरिंग, माइंडसेट की रीस्ट्रक्चरिंग है कि माइंडसेट ऐसा लाना है जिसमें हम गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वही फैसिलिटीज़ दें और वही सम्मान दें और उसी तरह से देखें जैसा हम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं। आप ऐसे समय में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी आपने संभाली जब चुनौतियां थोड़ी ज्यादा हो गई, खासकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो बुलेट ट्रेन के साथ में बहुत उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं, पर पेंच भी है कि जो प्रोग्रेस है वो गुजरात के आगे बढ़ नहीं पा रही है। अभी की स्थिति क्या है और आप किस तरीके से कोशिश या प्रयास कर रहे हैं कि मामला जो है गुजरात से बढ़ करके महाराष्ट्र की तरफ बढ़ पाए? बुलेट ट्रेन का बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट हो गया है और आप अगर जाके देखें, सूरत के पास में एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी बनी है। बुलेट ट्रेन का विजन क्या है? बुलेट ट्रेन का विजन देश को एक नए तरीके से काम करने की विजन है। आप जब उस स्पीड की ट्रेन का निर्माण करते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करते हो, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, इंजीनियरिंग के स्किल्स, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका, ये सब बदलता है। जैसे मेट्रो जब आई पहली बार, काफी बिहेवियरल चेंज आया, लोगों के स्किल लेवल में चेंज आया। वही चेंज, वो जो स्टेप चेंज है ना, इंक्रीमेंटल नहीं है, ये स्टेप चेंज है, क्वांटम जंप है। ये क्वांटम जंप बुलेट से आएगा। पर वो जो ये चेंज की आप बात करें ना, वो पहुंच नहीं रहा है आगे तक, पहुंचेगा। डेडलाइन लगातार एक्सटेंड हो रही है। देखो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप करने जाते हो तो सबसे पहला चीज होता है डिजाइन। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिजाइन करने में आपको बहुत समय लगता है
और विशेषकर आप एक ऑर्डिनरी इंजन को यहाँ से लेके वहाँ रख लो, अलग बात होती है, लेकिन आप 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले ट्रेन सिस्टम को जापान में क्या था, ताइवान में क्या है, साउथ कोरिया में क्या है, चाइना में क्या है, अलग है। भारत में क्या होगा, ऐसा नहीं कि उसको सीधा ट्रांसप्लांट कर सकते, उसको आपको उन जड़ों के हिसाब से, उस ज़मीन के हिसाब से, वहाँ के बिहेवियर के हिसाब से इस डिटेल तक जाना पड़ता है कि भाई एक पैसेंजर का एवरेज वेट क्या है, एक पैसेंजर की एवरेज हाइट क्या है, वो सब देख के डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आसान काम नहीं है। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है। इसको लेकर के ये कहा गया कि ये पैराडाइम शिफ्ट लाएगा एक्सपीरियंस में, रेल ट्रैवल एक्सपीरियंस में। उसमें पहली जो प्रयास था उसमें सफलता नहीं मिली। अब उसमें किस तरीके का बदलाव हम देख सकते हैं, या मंत्रालय उसमें किस तरीके से रीटेंडरिंग प्रोसेस को अप्रोच कर रहा है? सेक्टर गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, दोनों को मिलके पैसेंजर की सुविधाओं को देखते हुए और एक अफोर्डेबल सिस्टम बनाना, वो सबसे बड़ा माइंडसेट की बात है। तो हमारा माइंडसेट है, चाहे प्राइवेट सेक्टर से करो या पब्लिक सेक्टर से करो, किसी भी तरीके से फोकस हमारा अंत्योदय का फोकस है। सवाल आईआरसीटीसी से जुड़ा हुआ। आईआरसीटीसी के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी टूरिज्म और साथ ही कैटरिंग एस्पेक्ट को लेकर के। तो कैटरिंग वो विभाग है जिसमें शिकायतें भी ज्यादा हैं। तो किस तरीके से आप प्रयास करेंगे कि लोगों को आने वाले वक्त में टूरिज्म और कैटरिंग, ये दोनों पहलू में एक काफी बदलाव बड़ा नजर आए? आईआरसीटीसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका डेटा। तो हम आईआरसीटीसी को बोल रहे हैं बिकॉज आप देखो कितने हजारों, लाखों, करोड़ों पैसेंजर्स का साथ उसका जुड़ाव है। तो किस तरह से उसका उपयोग करके आईआरसीटीसी अपने पैसेंजर्स को, यूजर्स को, टिकट खरीदने वाले को, फूड उससे परचेज करने वाले को, उनको किस तरह से बेटर एक्सपीरियंस दे पाए, उसकी बात करेंगे। तो डाटा पर आपका फोकस है, किस तरीके से डाटा को और आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के, जिससे कि कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो। ओके। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ एक खास बातचीत जिसमें हर पहलू को उन्होंने बात किया, और कुल मिलाकर के सरकार का ये जो फोकस है, जो प्रयास है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, चाहे मंत्रालय कोई भी हो, और इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास जारी है। तो ये थी टेलीकॉम और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ खास बातचीत। अब आगे बढ़ते हैं। तो पावर प्लांट्स को होने वाली कोयले की सप्लाई में अब सुधार होता दिख रहा है। दरअसल कोयला मंत्रालय ने कोयला सप्लाई में पावर सेक्टर को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। कोयले की सप्लाई में कितना सुधार आया है, जानकारी के लिए साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। जी बिल्कुल। पिछले 3-4 दिन से अगर आप देखिए तो जो पावर सेक्टर है और जो पावर प्लांट्स हैं वहां पर कोल सप्लाई में तेजी दिख रही है और उसका असर भी दिखने लगा है। कल सरकार ने एक बयान जारी किया और ये कहा कि जो कोल की कमी की वजह से जो पावर शॉर्टेज हो रही थी, सप्लाई में कमी आ रही थी, वो लगभग आधी रह गई है 13 अक्टूबर तक। इसका मतलब यह है कि 12 अक्टूबर को जहां पर करीब 11,000 मेगावाट की बिजली की कमी थी, वहीं पर यह घटकर 6,000 मेगावाट रह गई। उसी तरीके से अगर आप कोल स्टॉक लेवल की बात करें पावर प्लांट्स पे, तो वो भी पिछले 2-3 दिन के मुकाबले अगर आप देखें तो उसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले 7 दिन के मुकाबले, जहां पर पिछले 7 दिन पहले ये 115 पावर प्लांट में कोयले की कमी थी, अब ये घटकर 65 पावर प्लांट तक रह गया है, जहां पर 5 दिन से या 4 दिन से कम कोयला है। तो यहां पर सुधार देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पे कोल स्टॉक लेवल में, कोल स्टॉक सप्लाई में, कोल सप्लाई में जो है वो तेजी आई है। लेकिन जो नॉन पावर प्लांट्स सेक्टर्स हैं, जैसे आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, स्टील इंडस्ट्री है, वहां पर दिक्कतें बढ़ रही हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि कोल मिनिस्ट्री ने कोल इंडिया को कहा था कि कोल जो नॉन पावर सेक्टर्स है वहां पर थोड़ा रेगुलेशन करने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो है कंज्यूमर्स को सफिशिएंट सप्लाई किया जाए पावर का, और इसलिए पावर प्लांट्स को कोयले की ज्यादा जरूरत है। तो उसका असर दिखा है और इन इंडस्ट्री के पास जो कोयले का स्टॉक है वो घटकर 2 से 3 दिनों के आसपास रह गया है, जो कि आमतौर पर 15 दिन के आसपास रहता है। और खासकर अगर आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात कर लीजिए तो वहां तो कोयले की ज्यादा जरूरत होती है। करीब 40% के आसपास उनके टोटल कॉस्ट में कोयले का कंट्रीब्यूशन होता है और ये काफी पावर इंटेंसिव सेक्टर है, लिहाजा वहां पर ज्यादा मुश्किलें देखने को मिल रही है।
तो पावर सेक्टर में जहां हम सुधार देख रहे हैं, नॉन पावर सेक्टर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण यह है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंतराल में ही हम देखेंगे कि इस सेक्टर में भी सुधार देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोल सप्लाई में तेजी आ रही है और खासकर जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके बीच में भी काफी कम गैप रह गया है। तो इन सेक्टर्स की भी मुश्किलें कम हो सकती हैं। शुक्रिया प्रकाश। चलिए, आज शाम आईपीएल के 14वें सीजन का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। इस सीजन की बात करें तो लीग राउंड में दोनों टीमों की 2 बार सामना हुआ है। हालांकि केकेआर को दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा है, पर बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स 3 बार और कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। इससे पहले चेन्नई और कोलकाता 2012 के आईपीएल के फाइनल के मुकाबले में भिड़ चुके हैं, जहां कोलकाता ने चेन्नई को हराकर खिताब जीता था। इस शो में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद